हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। नाउ दिस इज माय थर्ड यूनिट और इसमें हम यहाँ पे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के। और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, जो कि ये पार्ट 1 होने वाला है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप उसको रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने क्लियर और कंसाइज वे में आपको बना करके दे दी है, जो कि एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। सो विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इस थर्ड यूनिट में, उसका नाम है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। जब तक हम सब लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को नहीं समझेंगे तब तक इस यूनिट में हम अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे ना, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो बेसिकली जो यूनिट ये होने वाली है, ये डिज़ाइन बेस पे होने वाली है। जो हमारी सेकेंड यूनिट थी वो एनालिसिस के बेस पे थी, और जो फर्स्ट यूनिट थी वो हमारी इंट्रोडक्शन के बेस पे। ठीक है, तो जो थर्ड यूनिट है इसको डिज़ाइन बेस पे रहेगी, तो आपको उसी हिसाब से इसको ले करके चलना है जब आप इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है। ये हमारा जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एंड डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स एंड द इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसका कहने का मतलब जो है, जो हमारे आर्किटेक्चर हो गया, कंपोनेंट्स हो गए, जो इंटरफेस है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का, सॉफ्टवेयर सिस्टम का, उसको डिफाइन करना और उसका कॉन्सेप्ट बनाना बेसिकली, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर रहने वाला है वो कैसा रहेगा। वी नीड टू फर्स्ट मेक द कॉन्सेप्ट एंड डिफाइन द आर्किटेक्चर। जो ये आर्किटेक्चर को डिफाइन करना, कंपोनेंट को डिफाइन करना या इंटरफेस को डिफाइन करना ही हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है। वो डिज़ाइन होता है, लेकिन हम किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के लिए, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गया। तो कोई भी चीज़ का आर्किटेक्चर, कंपोनेंट या इंटरफेस हम डिफाइन कर रहे हैं या कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, देन उसको हम बोलेंगे डिजाइनिंग। और हम किसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम की। सो दैट वी कैन सिंपली से दैट इट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर डिजाइन। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका फायदा क्या है, ट्रांसलेटिंग यूजर नीड्स, बिजनेस गोल्स, टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स इनटू द स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट। जो भी हमारी ये यूजर की नीड्स होती हैं, लाइक स्टेक होल्डर्स हो गए, जो एंड यूजर्स हो गए, जो यूज कर रहे हैं, या फिर कोई कस्टमर हो गया, क्लाइंट हो गया, सो दीज आर द यूजर्स। जो यूजर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं, वी हैव टू लाइक ट्रांसलेट इनटू द फॉर्म ऑफ द डिजाइन। तो डिजाइन कैसे होगी, वो ब्लूप्रिंट टाइप से होता है। तो वो ब्लूप्रिंट से हमारा प्रोटोटाइप फिग्मा से हो सकता है। आप फिग्मा को नाम तो सुने होंगे ना, वहाँ से हम सब लोग डिजाइन बनाते हैं, तो प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिग्मा से हो सकता है, या बेसिकली कोई भी एक रफ डिजाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम डिजाइनिंग बोलते हैं। तो ये क्या करता क्या है, गाइडिंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू द मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये गाइड करता है जब हम डेवलपमेंट या फिर मेंटेनेंस कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर का, और जो भी हमें बताया गया कि इस टाइप का हमारी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी है कि मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, जो भी हमें रिक्वायरमेंट देगी हैं उनको मीट करे, सो दैट वी फर्स्टली वी मेक द सॉफ्टवेयर डिजाइन। ओके, सो दैट्स इट। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं जनरल टास्क इन द सॉफ्टवेयर डिजाइन, या हम इसको दूसरे टाइप से भी कह सकते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉफ्टवेयर डिजाइन स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली चाहे ये पूछ दे जनरल टास्क, या फिर बोल दे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली देख सकते हो 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि हम सब लोग रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट। जब मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर दूंगा, तो देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, देन सॉफ्टवेयर हैज अ गोल या ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन हमारे लिए ईजी हो जाता है सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना या बिल्ड करना। जैसे आपने देखा होगा कि वीएस कोड का जो गोल क्या है, कोड को एडिट करना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फोटोशॉप की बात करूं, तो व्हाट इज द फोटोशॉप विजन, तो इसका है फोटो को एडिट करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इनका गोल क्लियर है। तो ऐसे कोई भी पर्टिकुलर, इफ वी मेकिंग द सॉफ्टवेयर, देन वी हैव टू कॉन्फ़िगर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्टिव्स कैसे पता चलेगा, व्हेन वी अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर्स नीड्स। if once understand the stakeholders needs, then we will easily get the objectives of the software. ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, उसके बाद हम आर्किटेक्चरल डिजाइन करेंगे। आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब क्या है, क्रिएटिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब जो भी हमारे सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन करना है,
स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होगा, वी हैव टू इम्प्लीमेंट हेयर। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो थर्ड नंबर क्या है, यूजर इंटरफेस डिजाइन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी यूआई डिजाइन करनी पड़ेगी। अब यूआई हम कहाँ से डिजाइन करते हैं, फिग्मा से डिजाइन कर लेते हैं। फिग्मा का नाम सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें से वन ऑफ देम मैंने यहाँ पे बता दिया है, जो कि आप यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, डिजाइनिंग इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस फॉर यूजिबिलिटी, जो कि आज जो हमारा स्टेक होल्डर्स है, जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो आप ये जो डिजाइन आपने यूजर इंटरफेस डिजाइन बनाई है उसको देख लेंगे और ये क्या बता पाएंगे कि हाँ जो आपने डिजाइन दी है वो हाँ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा एग्जैक्ट ये दिख रहा है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे कोड या जो हमारा सॉफ्टवेयर चाहिए। जब वो कह देते हैं देन हम क्या करते हैं, कोडिंग वाले पार्ट में चले जाते हैं। तब तक के लिए हम यहाँ पे डिजाइन को क्रिएट करते रहते हैं जब तक हमारा स्टेक होल्डर्स या जो हमारे यूजर्स हैं सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। चलिए हम देखते हैं डेटा डिजाइन की बात। तो डेटा डिजाइन क्या होता है, डिजाइनिंग द डेटा मॉडल्स एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। देखो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात की जा रही है, तो इट इज नॉट ओनली प्रोटोटाइपिंग डिजाइन जो कि हम यूजर को दिखाते हैं। यहाँ पे हम सब लोग डेटा का डिजाइनिंग करते हैं कि डेटा कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रहेगा, रिलेशनल डेटा रहेगा, या फिर हमारा फंक्शनल डेटा रहेगा, या फिर और भी सारे बहुत टाइप के हैं, वो आगे हम तो लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ें नहीं, हम डेटा को कैसे स्टोर करेंगे वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, और लास्ट स्टेज क्या होती है, जब ये सभी चीज़ें हो जाती हैं देन वी हैव टू टेस्टिंग एंड परफॉर्म द टेस्टिंग एंड वैलिडेशन इन द डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो प्लानिंग टेस्ट टू इंश्योर द सिस्टम मीट रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स, इसका कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट वी मेक द डिज़ाइन और बिल्ड द यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, जो हमारी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको मीट कर रहे हैं कि नहीं। ISO 9001 आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट यूजर ने बताई थी या क्लाइंट ने बताई थी, क्या उनको ये फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर ये कर रहा है देन योर डिजाइन विल बी वेरी गुड। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे जो जनरल स्टेप्स है वो यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल्स इन द सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या क्या है, मॉड्यूलरिटी। तो मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है, ब्रेक द सिस्टम इनटू द मैनेजेबल मॉड्यूल्स फॉर द रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। अब जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं देन वी हैव द मल्टीपल फंक्शंस होते हैं ना, किसी में देखो क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, इस टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। या आप देखो जब ऑर्डर करते हैं, जब मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे आप फ्लिपकार्ट का ऐप देख लीजिए। फ्लिपकार्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक देखो डिस्प्ले करते हैं आइटम्स, ठीक है, डिस्प्ले कर रहे हैं आइटम्स को, एक ये फंक्शन मॉड्यूल हो गया। दूसरा क्या होता है कि ऐड कार्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारे यहाँ पे ऐड कार्ट हो गया, फिर बिलिंग हो जाती है, बिलिंग के साथ में उसके साथ में आपको यहाँ पे चेकआउट करना पड़ता है, चेकआउट के बाद में यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस देख सकते हो। तो ये सभी देखो यहाँ पे जो है ये मॉड्यूल्स में मैंने तोड़ लिया। जब मॉड्यूल्स मैंने तोड़ लिया तो हम क्या कर सकते हैं, एक मॉड्यूल को हम बार बार हर जगह पे यूज कर सकते हैं। तो यही इसका कहने का मतलब है, इसकी में मॉड्यूलरिटी हम प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे इनकैप्सुलेशन क्या होता है, हाइड इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी विद इन द मॉड्यूल्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम इनकैप्सुलेशन इसमें यूज करते हैं, जो भी हमारी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो हमें यूजर से क्या मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूजर से क्या करना है। देखो फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट देखना है उसे क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, सिंपल चेकआउट कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे पेमेंट कर दिया, बस काम हो गया। लेकिन हम उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जो उसमें सिंपल हम कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पे यूज हो रहा है, सॉरी, जो वहाँ पे अंदर काम कर रहा है वो कैसे हो रहा है, वो हिडन इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनको हम हाइड कर देते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन करते हैं। ऐसे हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी बाय एक्सपोजिंग ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो यूजर को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जस्ट ओनली वी हैव टू शो ऑन द डिस्प्ले, और अगर एक्स्ट्रा है उसको अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको हम नहीं दिखाएंगे। अब कपलिंग और कोहेशन क्या होता है, मिनिमाइज द डिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल्स एंड ईच इंश्योर ईच हैज अ क्लियर पर्पस। जो भी हमें यहाँ पे मॉड्यूल्स और दिखाए गए हैं उनका एक पर्पज और गोल होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी हम मॉड्यूल वहाँ पे बना दिए जिसका कोई काम ही नहीं है। सो व्हाई डू वी यूज दिस मॉड्यूल इन द सॉफ्टवेयर, बिकॉज इट improve you can say it increase the कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी देन यूजर लॉस द इंटरेस्ट। अगर यूजर लॉस कर जाएगा इंटरेस्ट देन क्या होगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी
जो हमारी प्रोडक्टिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम जब यहाँ पे कोहेजन और कपलिंग को अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं तो उसको टेंशन नहीं लेनी है। यहीं पे देख सकते हैं सिंप्लिसिटी क्या है, कीप डिजाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हमारी डिजाइन है उसको वी विल मेक द डिजाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड टू इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी। हम यहाँ पे देखते हैं कि अंडरस्टैंड कर पाए, जो हमारी मेंटेनेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं वो भी कैसे, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि उसमें पहले डिज़ाइन तो बना लिया, उसके बाद में जब हम कोई भी मेंटेन कर रहे हैं चीज़ें उसमें हार्डनेस आ रही है ना। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास 5 मॉड्यूल कौन से हैं, मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, इनकैप्सुलेशन होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, कपलिंग एंड कोहेशन होना चाहिए एंड सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ चुके होंगे। ओके तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कोई भी गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन के। तो सबसे पहले यूजर सेंट्रिक होना चाहिए, मॉड्यूलरिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी और आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यूजर सेंट्रिक का मतलब क्या है, प्रायोरिटाइज यूजर नीड्स and experiences to ensure the software is intuitive and meet user requirement effectively। मतलब यूजर सेंट्रिक का मतलब क्या है कि जो यूजर्स की नीड है उनको मुझे प्रायोरिटाइज करना है, ना कि हम कोई भी, जैसे देखो 2 चीज़ें होती हैं जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर किसके, यूजर की नीड्स के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। और बनाता कौन है, डेवलपर बनाता है। तो डेवलपर बनाएगा वो अपने हिसाब से नहीं बनाएगा, वो किसको कह सकते हैं प्रायोरिटाइज करेगा, उसको यूजर की नीड को, यूजर के हिसाब से ना, क्योंकि यूज कौन करेगा, यूजर करेंगे। सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज द यूजर नीड। सो इसीलिए ये यूजर सेंट्रिक होता है। मॉड्यूलरिटी आपको पता ही है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में इसको तोड़ लेते हैं या मॉड्यूल्स में, जिससे रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहीं पे देख सकते हो रिलायबिलिटी की बात करें तो इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स स्टेबली एंड कंसिस्टेंटली, मिनिमाइजिंग द एरर एंड फेलियर एंड डाउन टाइम। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है, जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, उसकी हमारी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें एरर्स कम आएंगे, कंसिस्टेंट रहेगा, फेलियर्स कम होंगे और डाउन टाइम मतलब यहाँ पे जो लैगिंग सिस्टम नहीं होता है, सर्वर लैग कर जाता है, वो चीज़ें यहाँ पे कम होंगी। वहीं पे सिक्योरिटी भी भाई इंक्रीज हो जाएगी, इनकॉर्पोरेटिंग द रोबस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मिटिगेट वल्नरेबिलिटीज। जो भी हमारी वल्नरेबिलिटीज होती है उनको मिटिगेट करता है। वहीं पे जो हमारी सिक्योरिटी है उसको, मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है, मतलब हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, देख सकते हो, प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो भी अनऑथराइज्ड जो नहीं होते हैं, हैकर्स टाइप के होते हैं, उनको भी यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वहीं पे मेंटेनेबिलिटी की बात करूँ तो मेंटेनेबिलिटी डिजाइन द सॉफ्टवेयर इन अ वे एंड दैट फैसिलिटेट इजी मेंटेनेंस, डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग ओवर इट्स लाइफ साइकिल। ओके तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहला कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था, यूजर सेंट्रिक, सेकंड था मॉड्यूलरिटी, थर्ड था रिलायबिलिटी, फोर्थ था यहाँ पे सिक्योरिटी एंड फिफ्थ था हमारा मेंटेनेबिलिटी। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन कमेंट सेक्शन में सिंपल जा करके पूछ सकते हैं। ओके तो चलिए हम नीचे चलते हैं और बात करते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस की। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। इट इज़ अ क्रूशियल फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, इट इज़ अ क्रूशियल फेज in the software development where the overall structure and organization of the software system are defined। जो भी हमारे सिस्टम का क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर कैसे बनने वाला है, उसको हम डिज़ाइन करने को ही आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कह सकते हैं। एंड दिस फेज इन्वॉल्विंग द मेकिंग द हाई लेवल डिसीजन, क्योंकि यहीं पे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इट वी विल मेक द सॉफ्टवेयर। सो अगर ये चीज़ सही नहीं होगी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन नहीं सही होगी, देन वी विल मेक द नॉट गुड सॉफ्टवेयर। ओके सो यहाँ पे देख सकते हो अबाउट द सिस्टम्स, कंपोनेंट, मॉड्यूल्स, इंटरेक्शन एंड डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर। सो ये सभी यहाँ पे फेजेस इन्वॉल्व्स होते हैं। ठीक है तो आई होप आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो बेसिक थोड़ा कंसाइज वे में लिखा है, जिससे क्या हो आप अच्छे से समझ पाएँ। एग्जाम में तो आप इसको पढ़ के जाएंगे तो अच्छे से लिख ही लेंगे। तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के। ब्रेक द सिस्टम इनटू द मैनेजेबल कंपोनेंट्स एंड डिफाइन द इंटरफेसेस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स and choose appropriate architectural styles and patterns। and fourth one क्या है, design for the scalability, performance and reliability
एंड फिफ्थ क्या है, एड्रेस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी फीचर्स। मैं एक बार और फिर से पढ़ना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ब्रेक सिस्टम इनटू द मैनेजेबल कंपोनेंट्स। जो हमारे सिस्टम्स है उसको हम अलग अलग कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जिससे मैनेज करना ईजी हो जाता है। वहीं पे डिफाइन इंटरफेसेस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इंटरफेसेस और कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है जो हम अलग अलग कंपोनेंट्स बना लिए उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं पे हम यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पॉइंट क्या करता है, चूज अप्रोप्रिएट आर्किटेक्चरल एंड स्टाइल पैटर्न्स। हम यहाँ पे आर्किटेक्चर जो भी डिज़ाइन है, पैटर्न्स होने वाला है जो हमारे डिज़ाइन का, उसको हम अप्रोप्रिएट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ऐसा यूनिक बना दिए जो कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी नहीं है, मतलब जनरल हम सब लोग डिज़ाइन बनाएंगे। एंड वहीं पे देख सकते हो डिज़ाइन फॉर द स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। बेसिकली जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो ऐसी यूनिक नहीं बनाएंगे, ऐसी डिज़ाइन बनाओ जो स्केलेबल हो, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और रिलायबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। डिज़ाइन का मतलब क्या है कि हम कोई भी प्रोटोटाइप बना रहे होंगे, वहीं पे डेटा को कैसे डिज़ाइन करना है, मतलब कहाँ पे रखना है, कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। वहीं पे देख सकते हो फिफ्थ नंबर क्या है, एड्रेस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी फीचर्स। तो हम यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन हो जाएगी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो डिज़ाइन है क्या इसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है क्या वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देनी होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है लो लेवल डिज़ाइन। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लो लेवल डिज़ाइन होता क्या है। तो लो लेवल डिज़ाइन को हम LLD भी कह सकते हैं। LLD इज द डिटेल्ड डिज़ाइन फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक डिटेल डिज़ाइन फेज होता है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जिसको ही हम क्या बोलेंगे, लो लेवल डिज़ाइन। तो लो लेवल डिज़ाइन की अगर बात करी जाए तो क्या होता है, एक डिटेल्ड डिज़ाइन होती है। कैसी होती है, एक डिटेल्ड डिज़ाइन होती है किसकी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर की, ठीक है। समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, इट स्पेसिफाई हाउ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, कि इंडिविजुअली कितने कंपोनेंट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो स्पेसिफाइज करता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, डिजाइनिंग एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, इंटरफेसेस एंड इंटरेक्शन। मतलब इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगने वाला है, कैसा इंटरफेस होगा, यूआई कैसी होगी, इसमें कौन सी एल्गोरिदम लगने वाली है ना। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट ओवर हियर, ओके। तो नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, LLD फॉलोज द हाई लेवल आर्किटेक्चरल डिजाइन। जो आर्किटेक्चरल डिजाइन होती थी, जो कि अभी हम सब लोग पढ़ चुके हैं, वो एक हाई लेवल की आर्किटेक्चरल डिजाइंस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन यहाँ पे क्या देख सकते हो, लास्ट पॉइंट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट फॉर द डेवलपर्स टू फॉलो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, वी हैव द डेवलपर्स, तो जो डेवलपर्स होते हैं उन डेवलपर्स को क्या मिल जाता है, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ब्लूप्रिंट मिल जाता है। उस ब्लूप्रिंट के थ्रू ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स दिस ब्लूप्रिंट हेल्प्स द डेवलपर्स टू मेक द सॉफ्टवेयर, ओके। तो जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए ये जो ब्लूप्रिंट है ये इंटरमीडिएट का काम करता है। कैसा काम करता है, मीडिएटरी का काम करता है। और ये क्या करता है, आल्सो ये हेल्प करता है किसमें, अंडरस्टैंडिंग में, कि कैसा हमारा सॉफ्टवेयर बनने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ द लो लेवल डिज़ाइन है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली लो लेवल डिज़ाइन है वो हमारी है मॉड्यूलराइजेशन। तो मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, इसमें मैंने यहाँ पे थ्योरी इसकी दे दी है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो मॉड्यूलराइजेशन जो लो लेवल डिज़ाइन होती है, इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन द सिस्टम इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शनैलिटी होगी हमारे सॉफ्टवेयर की, बेस्ड ऑन द दिस हम क्या करते हैं, अपने जो सिस्टम होगा उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे इनटू द स्मॉलर मॉड्यूल्स, ठीक है। और जो ये मॉड्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, मैनेजेबल होंगे। समझ में आया ना। तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं, मॉड्यूलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें बेस्ड ऑन द फंक्शन, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या करते हैं, सिस्टम को ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन्हीं पार्ट्स को हम कंपोनेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट कह सकते हो या फिर मॉड्यूल्स कह सकते हो। और ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं और मैनेजेबल होते हैं, ठीक है। तो
आई होप आपको समझ में आएगा मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है ना। ईच मॉड्यूल इनकैप्सुलेशन यहाँ पे यूज करते हैं। इस पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर पढ़े होंगे तो इनकैप्सुलेशन के बारे में जानते होंगे, ठीक है। ये क्या करता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही दिखाता है और सभी चीजें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। अब स्पेसिफाई सेट ऑफ द रिलेटेड फंक्शनैलिटीज प्रोमोटिंग रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। तो यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है, ये रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज होती है मॉड्यूलराइजेशन की, सॉरी, तो प्रोमोटिंग रीयूजेबिलिटी, ये रीयूजेबिलिटी देती है, मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करती है और स्केलेबल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मॉड्यूल्स को डिवाइड कर देते हैं। तो मॉड्यूलराइजेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइज द सिस्टम्स स्ट्रक्चर, फैसिलिटेट्स द पैरेलल डेवलपमेंट बाय द अलाउइंग टीम टू वर्क ऑन द डिफरेंट मॉड्यूल्स साइमल्टेनियसली। तो मॉड्यूलराइजेशन जो क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन द सिस्टम से स्ट्रक्चर, इस सिस्टम के स्ट्रक्चर के लिए हेल्प करता है। वहीं पे फैसिलिटेट करता है पैरेलल डेवलपमेंट बाय अलाउइंग द टीम वर्क। तो जो टीम का वर्क है उसके हिसाब से पैरेलल डेवलपमेंट कर सकते हो। पैरेलल डेवलपमेंट का मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। तो पैरेलल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को मैंने डिवाइड कर दिया 4 मॉड्यूल्स में। अब 4 मॉड्यूल्स में हमारे पास एम्प्लॉय कितने हैं, हमारे पास 100 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर एक सॉफ्टवेयर होता उस पर डायरेक्ट काम करता तो एक ही एम्प्लॉय काम कर पाता, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। तो इस 100 में से मैं 4 एम्प्लॉय ले लूंगा और हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पे मॉड्यूल दे दूंगा। जो सॉफ्टवेयर को 4 दिन में एक सॉफ्टवेयर बनता है वही अब कितने 1 दिन में बन जाएगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर एक मॉड्यूल एक आदमी 1 दिन में बना डालेगा ना। तो मतलब वही है, पैरेलल डेवलपमेंट कर सकते हैं जब हम उसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल चीज। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। इसमें इनकैप्सुलेशन होता है, हाई कोहेजन होता है, लो कपलिंग होती है। तो हाई इंटरनल डिटेल्स, जो इनकैप्सुलेशन होता है इसमें इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और एक्सपोजिंग नेसेसरी इंटरफेसेस। ओके, हाई कोहेजन का मतलब क्या है, मॉड्यूल्स फोकस ऑन द सिंगल टास्क। जो भी एक मॉड्यूल होगा वो अलग अलग सेपरेट होंगे। मतलब जैसे हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जैसे ये हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, तो एक ये मॉड्यूल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये अपना सेपरेट काम सभी करेंगे, ठीक है। हो सकता है सेपरेट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेपरेट करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि कभी कभी, मतलब सभी से नहीं, कभी कभी हो सकता है कि ये एक दूसरे से कनेक्शन बना करके कुछ डेटा शेयर कर रहे हों, लेकिन ऐसा बहुत ही कम केस में होगा। तो यहाँ पे जब हमारे मॉड्यूल्स अलग अलग सेपरेटली वर्क करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई कोहेसन, ठीक है। और अगर यहाँ पे लो कपलिंग का मतलब क्या है कि ये जो एक दूसरे के जो अलग अलग मॉड्यूल है एक दूसरे से जब डेटा बहुत कम शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लो कपलिंग। तो आगे चल करके कपलिंग और कोहेसन पे बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम कंसीडर करें एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलराइजेशन के लिए कंसीडर करें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या होगा, हमारे पास पहला मॉड्यूल बुक मैनेजमेंट हो जाएगा, दूसरा यूजर मैनेजमेंट हो जाएगा, तीसरा बारो मैनेजमेंट। अब देखो इनको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल मैनेज कर सकते हैं, पैरेलल इनकी कोडिंग कर सकते हैं, पैरेलल इनको डेवलप कर सकते हैं। सो इट यू कैन से डिक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट। ओके, डील्स विद द फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू एडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग बुक्स, इसमें हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, प्रोफाइल मैनेजमेंट। यहाँ पे बारो मैनेजमेंट में क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुक बारो एंड रिटर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सभी ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में। मैंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ले लिए, ठीक है। ऐसे जब सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स की नीड्स होंगी, जो स्टेक होल्डर्स की हमारी जो नीड्स होंगी, किसकी नीड्स, स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स होंगी, बेस्ड ऑन दिस हम क्या करेंगे, उसको अपना सॉफ्टवेयर की हम क्या करेंगे, मॉड्यूलराइजेशन करेंगे। चलिए हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड पॉइंट है जो हमारा यहाँ पे लो लेवल डिजाइन का स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट का मतलब क्या है, देख सकते हो स्ट्रक्चर चार्ट सिंपल कह सकते हो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट डिपिक्ट्स द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉड्यूल्स विद इन द सिस्टम्स। ये क्या करता है, ये डिपिक्ट करता है जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उनकी बेसिकली उसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना देता है। और ये क्या करता है, इट इलिस्ट्रेट हाउ मॉड्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड, कैसे मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड हो रहे होंगे, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और शोइंग द डिपेंडेंसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे उनके बीच में डिपेंडेंसी, उनके बीच में रिलेशन, ये बताता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे बता देते हैं, जैसे हमारे पास ये मॉड्यूल्स है, तो अब इनके मॉड्यूल्स में जरूरी नहीं, मैंने कहा था कि हाई कोहेसन के लिए, हाई कोहेसन बहुत अच्छा होता है, तो हाई कोहेसन के लिए जो ये मॉड्यूल है ये सेपरेटली वर्क करने चाहिए एक दूसरे के साथ, मतलब अलग अलग काम करना चाहिए। लेकिन कभी जरूरत पड़ गई इस वाले ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, अब इनके दूसरे के बीच में हो सकता है कुछ न कुछ डेटा शेयर हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे डिपेंडेंसी। तो एक दूसरे के पे ये डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, कुछ डेटा ये ले रहा हो 2 से
एक वाला 2 से ले रहा हो, तो उसके बीच में वहाँ पे डिपेंडेंसी और उनके बीच में रिलेशनशिप, ये सभी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रक्चर चार्ट अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दिखाता है कि कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन किस पे नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे देख सकते हो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ईच मॉड्यूल रिप्रेजेंट एज अ बॉक्स एंड कनेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स इंडिकेट द फ्लो ऑफ द कंट्रोल और डेटा बिटवीन देम। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रक्चर चार्ट प्रोवाइड द विजुअल ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम आर्किटेक्चर। जो सिस्टम आर्किटेक्चर होता है इसका विजुअल ओवरव्यू होता है, और एडिंग इन द अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन एमंग द टीम मेंबर्स। ये हेल्प करता है किसमें, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द जो एमंग द टीम मेंबर, जो हमारे टीम मेंबर्स होंगे उनके बीच में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर चार्ट था, मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं क्या है। इसकी हायरार्की है, क्लैरिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है। हायरार्की मतलब मॉड्यूल्स अरेंज इन द लेवल्स, क्लैरिटी का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड कनेक्शंस। आप यहाँ पे सिंपल जाकर के गूगल पे 1-2 पिक देख लेंगे इसकी, तो अच्छे से स्ट्रक्चर चार्ट की आप समझ जाएंगे। एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी मतलब कंसिस्टेंसी इसमें होती है। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, कंटिन्यू टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, वही लाइब्रेरी सिस्टम है लेकिन इसमें स्ट्रक्चर चार्ट में कैसे होगा, लेवल 1 पे हम क्या करेंगे, मेन मॉड्यूल्स लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और जो लेवल 2 होगा उसमें सब मॉड्यूल्स होंगे, बुक मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, बारो मैनेजमेंट। मतलब ये कुछ इस टाइप से काम करेगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कुछ इस टाइप से, जैसे ये हमारे पास लेवल 1 होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लेवल 2 हो जाएगा। ठीक है, ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 है। ठीक है, इस लेवल 2 पे बहुत सारे हो सकते हैं मॉड्यूल्स, और इस मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारे हो सकते हैं सब मॉड्यूल्स हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड काम करता है। तो सबसे पहला मॉड्यूल क्या है, यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बुक मैनेजमेंट है, यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट है, यहाँ पे बारो मैनेजमेंट है। हो सकता है बुक मैनेजमेंट के अंदर एक और मॉड्यूल्स हो। ठीक है, समझ में आया ना। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होता है। तो अब देखो यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे, एक मिनट मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, ये बुक मैनेजमेंट हो गया, ये हमारा यूजर मैनेजमेंट हो गया, ये बारो मैनेजमेंट। ठीक है, तो हो सकता है जो यूजर मैनेजमेंट है, तो यूजर मैनेजमेंट में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, तो ये हो सकता है एक दूसरे से कुछ ना कुछ डेटा शेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो एरो है ये बताता है कि यहाँ पे एक दूसरे से डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी क्या है, हो सकता है यहाँ पे ये यूजर की आईडी ले रहा हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे डिपेंडेंसी काम करती है। तो चलिए, ये अच्छे से, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ना, मैं वन शॉट बना रहा हूँ। और चलिए हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड इज अ हाई लेवल इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिदम। मतलब हम अपनी लैंग्वेज में, अगर हम कोई अपनी लैंग्वेज में कोई भी, जब देखो हम सब लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का तैयारी करते हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, उसके बाद में हम सब लोग क्या करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज में जाते हैं। तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है, अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो जो लॉजिक बना रहे हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स बना रहे हैं जो अपनी लैंग्वेज में, उन्हीं को हम बोलते हैं सूडो कोड। इट यूजेज द मिक्स नेचुरल लैंग्वेज, हम अपनी मिक्स नेचुरल लैंग्वेज के साथ में, और सिंप्लीफाई करते हैं प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स को। मतलब हम अपनी लैंग्वेज तो यूज करेंगे, प्लस प्रोग्रामिंग को भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उससे जो बनता है उसी को हम सूडो कोड कहते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग प्लस अपनी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, सूडो कोड बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे सूडो कोड हेल्प्स टू क्लैरिफाई द intended behavior of the module without getting bogged down into the specific syntax or implementation details. Okay, और यहाँ पे देख सकते हो, it serves the bridge between the design and implementation, guiding developers in the writing actual code based on the outline logics and algorithms. तो प्रिंसिपल इसके क्या होते हैं, क्लैरिटी होती है, रीडेबिलिटी होती है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल टीम मेंबर्स, क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज में लिखा होता है, मतलब जो भी हम सब लोग यूज करते हैं, फोकस ऑन द हाई लेवल लॉजिक्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख सकते हो, प्रोसीजर सर्च बुक्स, यहाँ पे सर्च करना है बुक का, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें लाइब्रेरी होगा, टाइटल होगा, तो मैं हर एक जो लाइब्रेरी है उसमें हर एक बुक को यहाँ पे ले रहा हूँ और हर एक बुक का टाइटल मैच कर रहा हूँ इस टाइटल से। जैसे यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी है, यहाँ पे हमारे पास एक सेल्फ है, इसमें बहुत सारी बुक्स रखी हैं, तो मुझे ये आप हैं। ठीक है, आपको कहा गया कि ये ए नाम की जो है बुक मुझे चाहिए,
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैच करेंगे इसके टाइटल, ये टाइटल है ना, ये कहेंगे कि इस बुक का टाइटल ये है, नहीं है, यहाँ पे जाएंगे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाँ जहाँ पे मिल जाएगा वहां से आप रिटर्न कर जाएंगे और उस ए नाम की बुक को दे देंगे। ठीक है, समझ में है ना। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हो जो लाइब्रेरी है उसके साथ में टाइटल होगा, तो ये टाइटल जो अब लाइब्रेरी में जो हर एक बुक है इसमें देख रहा है बुक की जो टाइटल है, क्या वो जो टाइटल है, मतलब जो मुझे ढूंढना है टाइटल, ये टाइटल कौन है जो मुझे फाइंड करना है, और ये बुक का टाइटल है जो वहाँ पे बुक रखी है। तो ऐसे हर एक बुक को उठा रहे हैं और जो बुक मिल जा रही है वही बुक को हम रिटर्न कर देंगे। अगर वो टाइटल नाम की बुक नहीं मिली तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, बुक नहीं मिली। तो ये बेसिकली हमारा प्रोसीजर होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्यूडो कोड बोलेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे 3 मेथड बेसिकली यूज़ किए जाते हैं लो लेवल डिज़ाइन पे, जो कि आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आते हैं देन वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारे 3rd यूनिट का, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड द स्टे प्रोडक्टिव।